चलिए, पहला टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड प्रोसेस। इसी में हम कवर करेंगे मेगा फूड पार्क्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म्स, एमएसपीज, पीडीएस, क्रॉप्स में से भी पढ़ेंगे कौन सा क्रॉप कहाँ पर ज्यादा होता है। डिटेल आप ज्योग्राफी में पढ़ना कि क्लाइमेट कंडीशन क्या होती है, वो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये चीजें आज हम पढ़ेंगे। नोट्स मिल जाएंगे आपको, मैंने दे दिए, वो सही से सेट करके आपको दे देंगे वो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। चलिए, आजकल एक टर्म बहुत चल रही है, एग्रीप्रेन्योर। एग्रीप्रेन्योर ये क्या होता है? जैसे वर्ड है एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन, एक नया बिजनेसमैन, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई स्टार्टअप करना है तो उसने एक नया बिजनेस खोलना है, उसको हम क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसी तरह अगर एग्रीकल्चर में कोई स्टार्टअप खुलता है, ठीक है, बिजनेस के रूप में, ठीक है, और वो स्टार्टअप किसके द्वारा खुला जाता है? फार्मर के द्वारा, तो उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीप्रेन्योर, ठीक है। तो आजकल ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, फार्मर है, वो एग्रीकल्चर कर रहा है, क्रॉप्स उगा रहा है, ठीक है, उन क्रॉप्स को वो मार्केट में बेच रहा है, ठीक है। तो ये जो बिजनेस है फ्लक्चुएशन टाइप है, ठीक है। तो कभी तो उसको बेनिफिट हो जाता है, काफी ऐसे लूप होल्स हैं जिसके कारण किसान नेगेटिव में रहता है, सुसाइड कर लेता है, ठीक है। अक्सर ऐसा देखा गया है जो अगर फसल के ऊपर ही आपने काम करना है तो इस केस में आपको प्रॉफिट जो है किसान को कम मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा, वो कहते हैं खेती से हमको कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो एक नया कंसेप्ट आया अब, एग्रीप्रेन्योर। जो एग्रीप्रेन्योर जो कंसेप्ट है वो किससे डील करता है? फूड प्रोसेसिंग से। तो फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल एक किसान है, वो टोमेटो उगा रहा है, ठीक है। अब उसने क्या किया? एक छोटा फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिया अपने वहां पर, अपने नाम पर, ठीक है। और इन टमाटरों को यूज करके उसने क्या बना दी? टोमेटो सॉस, ठीक है। पैक्ड फूड हो गया, ठीक है। और इसको उसने क्या किया? मार्केट में सेल किया। अब इसके बाद दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक तो ये यहां से प्रॉफिट कमाएगा, प्लस जो टमाटर बचेंगे उनको भी वो मार्केट में करेगा। तो इससे क्या हो गया? उसका बिजनेस दो गुना बढ़ गया, उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सीधा डायरेक्ट डील करता है फूड प्रोसेसिंग से, ठीक है। अब फूड प्रोसेसिंग में क्या किया गया? जब उसने एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया तो उसने पहला काम क्या किया? उसने प्रोसेस्ड फूड बना दिया। जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो क्या होता है? पैक्ड फूड्स जो आपको मिलते हैं आजकल, ये सॉस हो गया, जैम्स हो गए, ठीक है। या आजकल आपको पैक्ड स्टफ परांठा वो आ जाते हैं, उसके उनके पैकेट के अंदर मिल रहे होते हैं कोल्ड स्टोर वगैरह में, ठीक है। तो ये सारा क्या है? आपका फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो आजकल किसान क्या कर रहे हैं? फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा रहे हैं, और इसमें हेल्प कौन कर रही है? उनको गवर्नमेंट कर रही है, जिससे उनकी जो इनकम है वो दोगुनी हो रही है। अब जो प्रोसेस फूड है, इसका इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है? इसने क्या कर दिया? क्या थे ये? टमाटर ही थे। टमाटर को उसने क्या दे दी? एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे दी। यही टमाटर 2 रुपए किलो रुलना था, और यही टमाटर की सॉस आज 100 रुपए की बिक रही है। कुछ नहीं किया हमने, उसको क्या कर दिया? उसको इस तरह से इसकी फिनिशिंग की कि उसको एक वैल्यू प्रदान कर दी,
वही टमाटर जब रॉ था तो 2 रुपए किलो था, आज यही बोतल कितने की है, 100 रुपए की। तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं हम, फूड प्रोसेसिंग। और अब ये इसने इंडस्ट्री का रूप धारण कर लिया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है। आज आपको मिल रही है हर जगह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और ये क्या कर रही है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल लेती हैं, इसको प्रोसेस करती हैं, इस पे न्यूट्रिएंट्स एडिटिव्स डालती हैं और मार्केट में दुगना तिगना रेट में इसको बेचती हैं, ठीक है जी। तो ये जो नया फार्मर जो इसको शुरू करता है उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीप्रेन्योर, ठीक है। वैसे मैं इतना टाइम लेना नहीं था एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि मैंने तो आपको पीसीएस का टारगेट करना है कि पेपर अप्रैल में अगर आ जाता है, मई में आया था तो सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हो जाए। मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी होंगे, ठीक है, आप भी होंगे, आप एग्रीकल्चर फैमिली से होंगे काफी, तो आपको पता होना चाहिए कि आजकल क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर फैमिली से हो तो आपके पास एक ऑप्शन है, एग्रीप्रेन्योर बन सकते हो आप, ठीक है ना। पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट आपको क्या क्या सहूलतें दे रही है, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए लिखिए, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। पहला, इसने क्या किया, इसने टोमेटो की क्या कर दी, वैल्यू एडिशन। क्या कर दी, इसको वैल्यू एडिशन कर दी। दूसरी, प्रिजर्वेशन। तो वैल्यू एडिशन के साथ इसको क्या किया गया, प्रिजर्व भी किया गया। वही जो टमाटर है 2 दिन में गल जाएगा, वही टोमेटो 100 से 7 साल चलेगी, ठीक है। आपने उसके अंदर क्या किया, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए, जिसके कारण उसकी शेल लाइफ जो है वो बढ़ गई। नहीं नहीं सही बनती है, बाकी देखो बनती तो सही है। अब लोकल कंपनी की ले लोगे तो वो तो खराब की, हाँ इतना मुझे पता है रेस्टोरेंट की जो दाल बनती है वो खराब टमाटर की बनती है, ये बात तो पक्की है, ये तो मैंने खुद देखा हुआ है, ठीक है ना। जो गड़े सड़े टमाटर, गड़े प्याज, ठीक है, वो ले आते हैं होटल वाले, लगा रहे होते हैं वहां पर, हम भी उसको अच्छी तरह से खाते हैं, ठीक है ना। पर सॉस, क्योंकि इसके ऊपर ना वो है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना, इंस्पेक्शंस हैं रेगुलर यहाँ पर, ठीक है ना, तो वो नहीं कर सकते ये काम। मतलब किसान ने हुआ है, किसान को क्या जरूरत है खराब टमाटर करने की, पूरा ढाबे वाला करेगा ना, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए। इसके अलावा अगला बेनिफिट क्या है, फूड प्रोसेसिंग जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करता है। नेचुरली बात, अगर किसान ने एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना तो अकेला तो करेगा नहीं, तो कम से कम 15, 20, 25 लोग तो लगाएगा। तो इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ठीक है। कुछ लोग खेत में चले गए, कुछ लोग कहां पर चले गए, आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट में चले गए, ठीक है। आगे चलिए, ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अब फूड सिक्योरिटी, अब देखो ना, कुछ हमारी फसलें हैं उनकी शेल लाइफ कम है, वो खराब हो जाती है, तो कोई किसी के पेट में चले जाए, कोई इसको खा ले। आपने क्या किया, थोड़ा इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले और इसको टेम्परेचर में मेंटेन किया, इसकी शेल लाइफ बढ़ गई, तो ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी ना, अल्टीमेटली वो कंजम्पशन में आ गई ना, कहाँ वो रुलनी थी, कहाँ वो लोगों को खाने में जाएगी, इसलिए उसने क्या कर दिया, इसकी फूड सिक्योरिटी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे चलिए, एक्सपोर्ट पोटेंशियल। नेचुरली बात है कि भारत अब काफी ऐसे प्रोडक्ट्स, पैक्ड फूड्स जो हैं उसको क्या करता है, फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। अब आपके जो आजकल मटर आते हैं लिफाफे में, कोल्ड मटर का आता है पैकेट, वो भी तो प्रोसेस फूड्स ही है। वैसे मटर लगा के रख दो, मैं कहता हूं खराब हो जाएंगे वो, प्रोसेस फूड्स हैं, उसको टेम्परेचर में मेंटेन किया, एडिटिव्स डाले, तो उससे क्या हुआ, वो आराम से आपका पड़ा रहता है। फ्रीजर से बाहर रख दो तब भी पड़ा रहता है। फूड सिक्योरिटी ना, फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई है, जब फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई है तो फूड सिक्योरिटी अपने आप आएगी, फूड की वेस्टेज नहीं हो रही है, ठीक है। आगे एक्सपोर्ट, आज भारत लीडिंग एक्सपोर्टर है प्रोसेस्ड फूड्स का। अमेरिका में चल जाओ, वहां पर आपको प्रोसेस्ड फूड्स मिल जाएंगे, ब्रांड उन लोगों के हैं, उठा कहां से रहे हैं वो लोग, भारत से उठा रहे हैं, ठीक है।
तो भारत में ये इंडस्ट्री बहुत चल रही है। आगे चलिए। हाँ जी, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, क्योंकि वहां पर लोग प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं ना, तो वहां पर जब आप भेजोगे तो उसका फॉरेन एक्सचेंज तो आपको आएगा ना, डॉलर्स आपकी कंट्री को आएगा। एक्सपोर्ट पोटेंशियल है इसका, ठीक है। आगे चलिए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो नेचुरली है, अगर आपने फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है तो इसमें आपने बहुत इनोवेशन चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर रिसर्च R&D चाहिए, आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, आपको इसकी टेस्टिंग बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है। कई लोग तो इसको गामा रेडिएशंस से एक्सपोज करते हैं ताकि इसमें बैक्टीरिया वगैरह मर जाए, ठीक है। गामा रेडिएशन से एक्सपोज भी किया था, उसका कोई इफेक्ट नहीं है हम लोगों पे, ठीक है। तो ये क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है। जितना आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाओगे तो आस्ता आस्ता आपको क्या होगा, नई टेक्नोलॉजीज मिलेंगी जिसको आप अपने बाकी एग्रीकल्चर प्रोसेस में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छी पैकिंग टेक्निक मिल गई है यहाँ पर, ठीक है। तो उस पैकिंग टेक्निक को आप रॉ टमाटर या रॉ आलू में भी आजकल देखे होंगे आपने, पैकेट्स आते हैं, उसमें भी वो एडिटिव्स हैं, प्रोसेस्ड है, वो गामा रेडिएशन से प्रोसेस्ड है, वो जल्दी खराब नहीं होते, महंगे मिलते हैं मार्केट में, वो पड़े रहेंगे, खराब नहीं होंगे, ठीक है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी आएगी आपको और आप उसको दूसरी जगह भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। आगे चलिए। तो इससे अगला पॉइंट है, रूरल एंड स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी। तो अक्सर हमने देखा है जो रूरल एरियाज होते हैं वहां कौन छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, किसी के नहीं होते, ठीक है। तो अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आते हैं तो इससे क्या होगा, लोकल बिजनेसमैन आएंगे, कोई सॉस बना रहा है, कोई चिप्स बना रहा है, कोई स्टफ परांठे बना रहा है, ठीक है। तो लोकल गांव में आपको छोटे छोटे बिजनेसमैन दिखेंगे, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ से बढ़ेगी। आज तक जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो अर्बन एरियाज पे कंसंट्रेटेड है, अब आपको रूरल एरियाज में भी मिलनी शुरू हो गई है, ठीक है। आगे चलिए। और लास्ट पॉइंट क्या है, अल्टीमेटली इसके कुछ साइड पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है। वो क्या है, अपने आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेके आती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक रूरल एरिया से पंजाब के गांव है, वहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हुए हैं, तो भैया बिजली भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, ठीक है ना। फूड प्रोसेस हुए हैं तो उसको मार्केट तक लेके जाने की सड़क चाहिए ना, जो खड्डों में ही वहां पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा ना, तो गवर्नमेंट अपने आप क्या करेगी, उन एरियाज में सड़कें बनाएगी, हाईवे बनाएगी या एग्रीकल्चर रोड बनाएगी, ठीक है। अपने यहाँ वहां पर बिजली प्रोवाइड करेगी, सब्सिडी देगी, जिससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी वहां पर मिलता है आपको, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमको बेनिफिट्स किसके मिलते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के। समझ में आ गया जी। देखिए फिर आगे चले, लोकेशन फैक्टर्स फॉर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। लोकेशन फैक्टर्स, लोकेशन फैक्टर्स फॉर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। अगर आपको फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे लोकेशन फैक्टर्स हैं जिसको देखकर आपने लगाना है, ऐसा अंधाधुंध नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना। आपको पहले देखना पड़ेगा कहां कहां हमने लगाना। चीफ लोकेशन लिखिए, पहले लिखिए प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल्स। प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल्स। तो नेचुरली बात है, रॉ मटेरियल्स कहां से मिलेंगे, एग्रीकल्चर लैंड से, ठीक है। तो जितना प्रॉक्सिमिटी होगी उतना आपको ज्यादा बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल, फूड इंडस्ट्री आपने यहाँ पर लगा दी जलंधर में, ठीक है, रॉ मटेरियल आना पठानकोट से, तो वो तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन है, जहां पर रॉ मटेरियल हो गया वहीं आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि अल्टीमेटली आपको लॉस हो जाएगा। तो जहां भी खेत होते हैं, जहां रॉ मटेरियल फसलें उग होती हैं, उसके पास ही फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगते हैं, ठीक है। आगे चलिए, असेस टू मार्केट्स। असेस टू मार्केट्स,
असेस टू मार्केट्स। तो नेचुरली बात है, आपकी लोकेशन ऐसी भी होनी चाहिए कि रॉ मटेरियल की पूर्ति और मार्केट को भी असेस हो सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट आपकी जलंधर में है, ठीक है, और आपने वो नकोदर से आगे कहीं महतपुर में लगाया हुआ है, ठीक है, रॉ मटेरियल आपको मिल गया, पर मार्केट के लिए आपको लंबा जाना पड़ेगा। मतलब लोकेशन इस तरीके से की जाए कि रॉ मटेरियल भी मिले और साथ में आपको मार्केट असेस भी मिल जाए। ठीक है, तीसरा देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नेचुरली है, किसी ने अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है तो ज्यादा वो वहीं प्रेफर करेगा जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अब एक जगह वहां पर ठीक है, रॉ मटेरियल भी है, मार्केट भी है, पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइट नहीं आती, खड्डे बहुत हैं, ठीक है, रोड्स नहीं है, पक्का रोड्स नहीं है, तो वहां पर वो क्यों जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ना। अब बिजली नहीं आ रही तो तुम क्या कर लोगे? क्या करना फिर रॉ मटेरियल और मार्केट का? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहां पर आपको यहां पर मिलता है। चौथा, गवर्नमेंट सपोर्ट। तो नेचुरली बात है कि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, खासकर इंडिया जैसे देश में जहां पर हम लोग न्यू एंटरप्रेन्योरशिप को लोग ज्वाइन ही नहीं करते। तो गवर्नमेंट जब तक इनको बताएगी नहीं, गवर्नमेंट इनको नॉलेज नहीं देगी, गवर्नमेंट इनको कुछ सपोर्ट नहीं देगी, कहां से आएंगे? पंजाब में तो आप कर लोगे, बाकी जगह उन लोगों के पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत नेसेसरी है जब आपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स करने हैं। ठीक है, आगे चाहिए स्किल्ड लेबर। तो नेचुरली बात है, पैकेजिंग करनी है, एडिटिव्स डालने हैं, प्रॉपर प्रोसेस करना है, गामा रेडिएशन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए तो स्किल्ड लेबर चाहिए ना। ठीक है, आप किसी अमली को बैठा दोगे, चल भी गामा रेडिएशन डाल, ऐसे थोड़ा रेडिएशन डलती है। ठीक है, तो स्किल टेस्टिंग होनी है। आप किसी को नहीं ले, ये नहीं गांव से किसी को उठा लिया, चल भी पिपट पकड़ो टेस्टिंग कर, उसको कहां से टेस्टिंग आनी है? स्किल्ड लेबर चाहिए, तभी आपके यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स चलते हैं। ये मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की। आगे चलिए, इन्वायरमेंट कंसिडरेशन। इन्वायरमेंट कंसिडरेशंस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है, आपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया तो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, वाटर सही होना चाहिए। पता लगे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया, नाले का पानी साथ में, फिर क्या फायदा हुआ ऐसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का? रिसोर्सेज साफ, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होने चाहिए, तो उन जगह में आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगते हैं। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडरेशन में करने होंगे जहां आपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगानी है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, 6 पॉइंट है। चलिए, अब देखिए गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हुए हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को प्रमोट करने के लिए। चलिए, पहला, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो मोदी गवर्नमेंट एक योजना लेके आई है, स्पेशली टारगेट टू, हाँ, लेबर सेस में बता चुका हूं, स्किल्ड लेबर। मैं आपको जब स्किल लेबर बताया तो यही बताया, लेबर मैं आपको बताया सिंपल लेबर नहीं काम कर सकती है, बट ठीक है, कुछ हमको स्किल्ड लेबर भी चाहिए, तो स्किल्ड लेबर में कवर है। चलिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अब इसमें बहुत सी ऐसी लिंक्ड चीजें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। पहला, डेवलपमेंट ऑफ मेगा फूड पार्क्स। तो एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं, मेगा फूड पार्क्स। तो मेगा फूड पार्क है बड़े बड़े, मतलब कि एक
जहां पर इंस्टॉलमेंट्स होंगी, जहां पर प्रोसेसिंग यूनिट्स बनेंगे, उस फूड पार्क में क्या होगा, आपकी हर फैसिलिटी अवेलेबल होगी। वहां रहने के क्वार्टर होंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे, रॉ मटेरियल आपको मिल रहा है, रोड्स होंगी, ट्रक्स की अवेलेबिलिटी होगी। तो एक तरह का क्या बन गया ये फूड पार्क। जैसे आईटी पार्क्स होते हैं, हर आईटी से रिलेटेड आपको वहां पर मिल जाएगी। जैसे हैदराबाद, बेंगलोर में आईटी पार्क्स है, ठीक है। तो फूड पार्क में क्या है, आपकी यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स है प्रॉपर। आप यहाँ पर बड़े स्केल में, छोटे स्केल में नहीं, बड़े स्केल में फूड प्रोसेसिंग हो रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग हो रहे हैं। छोटे स्केल में तो हम जैसे केचप बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, यहाँ पर हर टाइप का फूड प्रोसेस किया जा रहा है। चिकन को किया जा रहा है, आपके केचप को किया जा रहा है, चिप्स बनाए जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप बेवरेजेस बनाए जा रहे हैं, फ्रूट बियर्स बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा डिफरेंट यूनिट्स कहां पर होते हैं, मेगा फूड पार्क्स में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स आपको मिलेंगे ताकि आपको स्किल्ड लेबर्स मिले। इसके अलावा आपको यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पावर प्लांट मिल जाएगा, अगर लाइट चली गई तो साथ ही आपको मिनी पावर प्लांट, ये नहीं कि पूरा पावर प्लांट ही लगा दिया, छोटा पावर प्लांट जहां पर आपको 24 घंटे सप्लाई मिलेगी। इसके अलावा असाइनमेंट का नेक्स्ट भी करता हूं मैं, नोट्स तो मैंने दे दी आपको, हो जाएंगे 3-4 दिन के अंदर तीनों चैप्टर के असाइनमेंट्स। थोड़ा टाइम दो मुझे उसके लिए, ठीक है। मेरे हिस्ट्री के तो हो चुकी है, हिस्ट्री की तो हो चुकी है ना, रहेगी होगी तो एक आधी रहेगी होगी बस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपके रोड्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पानी की, वाटर की रिक्वायरमेंट है, इन्होंने क्या किया हुआ है, अगर पास में कोई रिवर है, वहां से पास में कोई रिवर है, वहां से वाटर को स्टोर किया हुआ, पोंड बनाए हुए हैं वहां पर, जिससे आपको हर वक्त वाटर मिलता रहे। तो देखो ना, बड़े स्केल में ये काम हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मेगा फूड पार्क्स। इसके अलावा यहां पर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम भी है। तो ठीक है, प्रोसेस फूड्स आ गए हैं, तो उसको बड़े बड़े फ्रीजर्स रखे हुए हैं जहां पर उसको आपने डाल के रखा हुआ है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन का मतलब क्या है, अब फॉर एग्जांपल प्रोसेस्ड फूड है, उनको कोल्ड चाहिए, ठीक है। आपने ट्रक में रख दिया तो टेम्परेचर से खराब हो जाएगा। स्पेशल टाइप ऑफ इनके पास व्हीकल्स होते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन होता है। जैसे आप ऑयल को या डीजल को लेके आते हो तो एक स्पेशल टाइप होता है ना, वो बंदा 55 डिग्री में भी चलाएगा ना राजस्थान, तब भी आग नहीं लगेगी। स्पेशल उसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ, उसके अंदर केमिकल्स डाले हुए। इस तरह जब प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, इनको भी जब लेके आया जाता है एक ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट क्राफ्ट में लेके जाया जाता है जिसके अंदर क्या होता है, जो ट्रक्स होते हैं उसके अंदर स्पेशल टेम्परेचर मेंटेन किया होता है। नाइट्रोजन गैस डाली होती है, उससे क्या होता है, नाइट्रोजन जो गैस होती है वो आपके टेम्परेचर को क्या कर देती है, खासकर लिक्विड नाइट्रोजन आपके टेम्परेचर को क्या कर देती है, 0 डिग्री से भी बिलो कर देती है। जो बॉडी पार्ट्स वाला प्रिजर्व करके रखते हैं सर्च में, वो लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के रखते हैं। तो ये सारे का सारा स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी आपको किस में मिलती है, मेगा फूड पार्क्स में। तो ये पहला उनका यूनिट है। दूसरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। फॉर एग्जांपल आपके फूड प्रोडक्ट्स आ गए, अब उसको मार्केट तक लेके जाना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया, सिंपल ट्रक में नहीं आप डाल सकते, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल्स होते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है ऐसे लोगों को कि जो ऐसे व्हीकल्स का काम करना चाहती है। वैसे आप करना चाहते हो, ठीक है, आपने कहा मैं 3-4 व्हीकल्स डालना चाहता हूं, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी कि अब डालिए, और आपको अटैच कराएगी मेगा फूड पार्क से। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से इनका सामान उठाओ और मंडी तक देके आओ, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोल्ड स्टोरेज को प्रमोट कर रही है। तो इस स्कीम के तहत जो तीसरा कंपोनेंट है, गवर्नमेंट यहां पर भी हेल्प कर रही है, सब्सिडीज दे रही है। अगर किसी ने
बड़े बड़े वेयर हाउस बनाने हैं विद एसी इक्विपमेंट्स। ठीक है, अब देखो ना, ठंडा लेके आए, ठंडे ट्रक में लेके आए, डाल दिया कोल्ड स्टोरेज में, या चूहे घूम रहे हैं और गर्मी पूरी है, वो फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे वेयर हाउस चाहिए जहां एक तो टेम्परेचर मेंटेन हो और सैनिटेशन मेंटेन हो, ताकि आपके जो ये प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो खराब ना हो। इसलिए एक स्पेशल इन्होंने डिजाइंड कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस बनाए हैं जहां पर उनको रखा जाता है। तो अगर वो आपने बनवाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो कवर हो रहा है वो किसमें हो रहा है? किसान संपदा स्कीम में। तो ये आप लिखना जब भी आएगा, किसान संपदा स्कीम किससे डील करता है? फूड प्रोसेसिंग यूनिट से। ठीक है जी, आगे चलिए। मेक इन इंडिया, अगला जो इनिशिएटिव है उनका वो कौन सा है? मेक इन इंडिया। ठीक है, तो मेक इन इंडिया में क्या है? अब गवर्नमेंट जो है वो आपको भारत के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है। ठीक है, कि भारत के प्रोडक्ट्स ज्यादा बने, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स को ही आगे एक्सपोर्ट किया जाए, और जो हम इंपोर्ट भी कराते हैं प्रोसेस्ड फूड्स वो भी अब भारत में ही ज्यादा बने, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बिल बढ़े, इंपोर्ट बिल घटे, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगी ना उससे हमारी। ठीक है, आगे चलिए। नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, थर्ड नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या है? फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, ये सारे का सारा कवर किसमें आ गया? नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग। सब्सिडीज दे रही है, आपको लाइट्स देगी, ठीक है, आपको रोड्स बना के देगी। तो ये सारे का सारा सिस्टम किसमें? एक मिशन में है जिसका नाम क्या है? नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग। आगे चलिए। ऑपरेशन ग्रीन, ग्रीन। ठीक है, तो पहले तो गवर्नमेंट ने पहले जो कोल्ड स्टोरेज पे चलाया था वो कौन सी क्रॉप्स को टारगेट किया था उन्होंने? टोमेटो को, पोटैटो, अनियंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी ये प्रोड्यूस होती हैं, टोमेटो, पोटैटो, अनियन, ठीक है, इनकी भी आप कोल्ड स्टोरेज करो, या तो इनके प्रोसेस्ड फूड्स की कोल्ड स्टोरेज करो या इनकी करो। अब इनकी करनी क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जांपल आपने टोमेटो को कहां भेजना है? हरियाणा में। ठीक है, अब यहां पर गर्मी पड़ी हुई है 55 डिग्री। ठीक है, ऐसी गर्मी में ट्रक में तो ये खराब हो जाएंगे ना, तो स्पेशल टाइप ऑफ ट्रक्स, ताकि ये खराब ना हो और वहां तक पहुंचे। और यहाँ पर हरियाणा में भी ऐसे वेयर हाउसेस, ऐसे कोल्ड स्टोरेज जहां पर इनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या कर रही है? आपको 24/7 सप्लाई देगी वेजिटेबल्स की। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो वेजिटेबल्स खराब ही हो जाएंगी मंडी में, आपको क्या मिलेगा? तो ऑपरेशन ग्रीन पहले क्या था? इन 3 के अंदर था। अब गवर्नमेंट ने कितनी क्रॉप्स को इंक्लूड कर दिया? 24 क्रॉप्स को, जिसकी स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, ताकि टाइमली वो आपको मंडियों में मिले, आपके घर तक आए और उसमें नुकसान ना हो, फसल की वेस्टेज ना हो। ठीक है, इसको उन्होंने किसमें डाला है? ऑपरेशन ग्रीन। ठीक है, आगे चलिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, रोड्स बनेंगी, पावर प्लांट्स बनेंगे, बिजली आपको देनी है। ठीक है, आपकी इसके लिए स्पेशल गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, और वो सब्सिडी वो कहां से देगी? उसने एक स्पेशल फंड बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसमें अगर रोड्स तो वो खुद ही बनाएगी। ठीक है, अगर आप कोल्ड स्टोरेज बना रहे हो,
कुछ कर रहे हो तो उसमें आपको वो सब्सिडी दे देगी। तो ये सारा पैसा वो किसके थ्रू देगी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, हाँ ये अलग पॉइंट था। ठीक है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या कर रही है? फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा दे रही है, और गवर्नमेंट ये मानती है कि एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आने वाले टाइम का फ्यूचर है हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, अभी आप लेट आए हो, मैंने काफी कराया आपको। ठीक है, तो लेक्चर देख लेना आप। चलिए देखिए, फिर आगे चलें। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। चलिए, अब लैंड रिफॉर्म्स क्या है और लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी? आई थिंक 22 क्रॉप्स हैं, आप देख लेना। इसमें नई एडिशन की है 2 क्रॉप्स की, इसको तो आप इसको देख लेना। 24 कर रहे हैं वो, 24 हो रही है। 2 क्रॉप्स की एडिशन की है उन्होंने। पहले टोमेटो पोटैटो से चले थे वो, ठीक है, फिर अनियन इंक्लूड किया। अब वो पहले 22 हुई थी, अब वो 2 क्रॉप्स की और एडिशन कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब 24 हो रही है। चलिए, लैंड रिफॉर्म्स क्यों लेके आनी पड़ी? चलो, मैंने आपको मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ना, भारत में मेडिवल इंडिया में हमने पढ़ा था कि जो विलेजेस थे सेल्फ सफिशिएंट थे। ठीक है, किसान अपनी खेती करता था और उस खेती को विलेज में ही या तो वो खुद यूज करता था या विलेज में बार्टर सिस्टम से यूज किया जाता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक किसान यहाँ पर टोमेटो उगा रहा है, ठीक है, साथ में वीट उगा रहा है, तो वो खुद भी कंज्यूम करता था। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में क्या था? फॉर एग्जांपल एक आदमी है, वो घड़े बना रहा है, ठीक है, अब इसको घड़ा चाहिए, तो ये क्या बोलेगा? ये इसको टोमेटो या वीट दे देगा, उसके बदले वो क्या ले लेगा? घड़ा ले लेगा। इसको हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। तो एक विलेज इकोनॉमी जो थी वो सेल्फ सफिशिएंट थी। ठीक है, जो भी प्रोड्यूस होता था उसका काफी पार्ट विलेज में कंज्यूम होता था और बाकी पार्ट कहां चल जाता था? शहरों में चल जाता था। सेल्फ सफिशिएंट विलेज, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी। ठीक है, ये प्रॉब्लम था भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो तो ट्रेड करने आई। ठीक है, आस्ता आस्ता उसने क्या देखा कि भारत के लोग आपस में लड़ रहे हैं, भारत के राजा लड़ रहे हैं, तो उसका एम्बिशन बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब उसने सोचा ट्रेड तो कर ही रहे हैं, क्यों ना भारत पे कब्जा कर दी। ठीक है, तो उसने एक पॉलिसी खिलाई, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, उसने आपस में सबको लड़ाया भिड़ाया, और रिजल्ट क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो भारत था वो किसका गुलाम बन गया? अंग्रेजी हुकूमत का। ठीक है, और यहां से शुरू हुई इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, वीडियो बार बार अटक रही है, अब ठीक है? अब तो नहीं है वीडियो में प्रॉब्लम? चलिए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। अब ये तो चैप्टर है पूरा, ठीक है, हम इसमें अभी थोड़ा एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट पे देखेंगे क्यों उनको लेके आना पड़ा। अब इन्होंने क्या किया, देखो ब्रिटिशर्स तो एक ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, और ट्रेडिंग कंपनी का अल्टीमेटली मोटो क्या है? प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट है ना ये लोग। ठीक है, तो हुआ क्या,
उनको रेवेन्यू चाहिए था और उनको पता था लैंड रेवेन्यू है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है पैसे का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले रेवेन्यू कलेक्शन करनी शुरू की, अपने ऑफिसर्स बनाए, जैसे डिप्टी आपकी डीसी डूसी की पोस्ट तभी क्रिएट की गई थी, बेसिकली ये रेवेन्यू ऑफिसर्स, इनकी अपनी रेवेन्यू अदालत भी चलती है, ठीक है। तो इनको बुलाया गया, इनको बोला गया कि ठीक है आप रेवेन्यू को कलेक्ट कीजिए। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी, पहला पार्ट, अगर आप ऑफिसर्स को रेवेन्यू कलेक्शन में लगा रहे हो तो आपका जो खर्चा था वो बढ़ रहा था। ट्रेडिंग कंपनी है ना वो बेसिकली, तो वो तो एक कंपनी की तरह काम करेगी ना, तो कंपनी अपने पैसे को बचाती है। उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑफिसर्स को इतना ज्यादा लगा रहे हैं जिससे हमको सैलरीज देनी पड़ रही है, इसके लिए हमारा प्रॉफिट जो है वो स्क्वीज हो रहा है। दूसरा काम, अब इस कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेशन भी करना था, ये तो है नहीं कि रेवेन्यू कलेक्ट करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जुडिशरी भी बनाई, मिलिट्री भी बनाई, पुलिस भी बनाई, इसके बिहाफ पे आपने जीता है सबको, ठीक है। तो उस पे भी कैसा खर्च हो रहा था। तीसरा प्रॉब्लम क्या थी, जब भी ऑफिसर्स किसान के पास जाते थे ना वहां पंगा बढ़ जाता है, क्योंकि जो किसान है वो इनको एक फॉरनर ट्रीट करेगा और वो इनको दे के राजी नहीं था रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक स्पेशल क्लास खड़ी कर दी जिनका नाम क्या था, जमींदार। तो जमींदार कौन है, विचोले, ठीक है। और ये सारे का सारा सूत्रधार कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पहले ही एक जमींदार था, कॉर्नवालिस उसका स्टूडेंट था, ठीक है। बाद में कॉर्नवालिस भी सिस्टम में चेंज करेगा, माहलवाड़ी लेके आएगा, ठीक है, रेवतवाड़ी लेके आएगा। तो कैनिंग ने शुरुआत की, कॉर्नवालिस ने उसको क्या कर दिया, फॉलो कर लिया सारा। अब लॉर्ड कैनिंग क्या है, खुद एक जमींदार है, तो उसने किसको फेवर किया, जमींदारों को। उसने क्या कर दिया, उसने जितने भी पीजेंट्स थे उनसे लैंड राइट्स छीन लिए, एक झटके में छीन लिए, और वो लैंड राइट्स किसको दे दिए, जमींदारों को, ठीक है। कॉर्नवालिस भी इससे सीख के आएगा, वो क्या करेगा, वो माहलवाड़ी शुरू कर देगा, रेवतवाड़ी शुरू कर देगा, है कुछ नहीं है, इसी का ही एक दूसरा फॉर्म है। यहां पर